Hello, my dear students. I am Shalini, your English tutor, on my YouTube channel, The Absolute English Academy. So, today we are going to start the first chapter, The Portrait of a Lady. So, actually, this Portrait of a Lady is a prose piece, specifically an autobiographical short story written by Khushwant Singh. It explores the author's relationship with his grandmother and how it evolved over time, highlighting themes of a family, change, and nostalgia. The story actually written in a realistic style, focusing on the everyday details of their lives and about their bond. So let's start about the chapter द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. एक्चुअली अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप अपनी रियल लाइफ से इसे कनेक्ट कर पाएंगे. हम सबके घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं और हम किस तरह से अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इतना अटैच्ड हो जाते हैं, हमारा इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि जस्ट वी आर इन द हैबिट और वी आर यूज टू हैव अ कंपनी ऑफ देम. चलिए लेट्स स्टार्ट कि खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के बारे में क्या लिखते हैं. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. अब ये देखिए, that was hard to believe. अब now he started about the description of the grandmother. अब wrinkled का मतलब होता है दैट द हैविंग द लाइंस और फोल्ड्स, जिसे हम बोलते हैं कि झुर्रियां होना हमारे फेस पर, ठीक है. और प्रिटी का मतलब क्या है? इट्स अ ब्यूटिफुल, ठीक है. और पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक पेंटिंग और पिक्चर, ठीक है. अब ये क्या कह रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर. ऑथर यहाँ पर अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रहा है. एंड ही हैड नोन हर फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स, ठीक है. और she had always been old and wrinkled. उसे जब से अपनी ग्रैंड मदर को देखा है तो उसके ग्रैंड मदर के फेस पर हमेशा ओल्ड फेस उसको नजर आया एंड द रिंकल्स, द क्रिस क्रॉस लाइंस ऑन हर फेस. अब पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी. लोग उनके बारे में क्या बताते हैं हमें? वो बताते कि वंस द टाइम व्हेन शी वाज ब्यूटीफुल एंड यंग and had even had a husband. But that was hard to believe. What was for the authors hard to believe? क्या उसके लिए बहुत मुश्किल था बिलीव करना कि उनके कभी एक हस्बैंड भी होते थे और कभी वो यंग और ब्यूटीफुल थी. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. अगर अब हम बात करते हैं ग्रैंडफादर के बारे में, एक ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट कहां पर हंग थी? मेंटल पीस पर. मेंटल पीस आप जिसे क्या कहेंगे? एक तो अ स्ट्रक्चर ऑफ वुड और द मार्बल जो कि एक फायर प्लेस के ऊपर होता था. पहले के पुराने जमाने में, ओल्ड टाइम्स में फायर प्लेसेस होती थी. उस फायर प्लेस के ऊपर जो क्या थी? एक ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट थी. अब उस पोर्ट्रेट में क्या नजर आ रहा था कि उन्होंने एक बिग टर्बन पहनी हुई है और लूज फिटिंग के क्लोथ्स पहने हुए. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. अब वो जो दादाजी थे, उनका जो पोर्ट्रेट था, उनकी तो बड़ी बड़ी सी दाढ़ी थी, ठीक है. और ऐसा लग रहा था कि वो कितने साल के होंगे? एटलीस्ट 100 years old होंगे. He did not like the sort of person who would have a wife or children. और ऐसा लग रहा था इतने बूढ़े हैं कि उनकी कोई वाइफ नहीं हो सकती, ना ही उनके कोई चिल्ड्रन हो सकते हैं. He looked as if he could only have lots and lots of children. अब यानी यहाँ पर he is mocking about his grandfather. क्या कर रहे हैं? That he looked as if he could. उनके वाइफ और चिल्ड्रन नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे? Lots and lots of children होंगे. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. अब इसका मीनिंग लिख लीजिए. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए. इसका मतलब होता है इट वॉज वेरी हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव.
उनके लिए बहुत मुश्किल है ये विश्वास करना क्या कि द ग्रैंडमदर वंस शी वाज यंग एंड ब्यूटीफुल. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड. हमारे भी जब हम भी छोटे थे, whenever we used to sit with our grandparents, तो हमें वो अपने टाइम के बारे में बताते थे. हमारा टाइम ऐसा था, हम जब बच्चे थे हम यूज्ड टू प्ले, हम एक साथ गेम्स खेलते थे. तो दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्व्ड एंड अनडिग्निफाइड. एब्सर्ड का मतलब होता है इलॉजिकल और अनडिग्निफाइड का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल. एब्सर्ड मीन्स illogical और undignified means disrespectful. अब ये कहने कि हमें ये सब सुनना कि गेम्स खेली जाती थी और बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते थे और वो खेलते थे, ये हमें कुछ कुछ क्या लगता है, illogical लगता है और disrespectful लगता था. And we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. Prophets का मतलब क्या होता है, saints, और fables के मतलब क्या होता है, that the stories. तो यहाँ पर वो क्या सोचते हैं, they thought that her life stories were like the other moral stories which she used to tell them. Now, she had always been short and fat and slightly bent. अब it's the most I'll say that very important paragraph. अब यहाँ पर थोड़ा सा ग्रैंड मदर का डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसी दिखती हैं. वो बहुत शॉर्ट हाइट की हैं, थोड़ी फैटी हैं और हल्की सी उनकी जो बैक है वो बेंट है. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि उनका फेस पूरा wrinkles से कवर अप था. No, we were certain she had always been as we had known her. Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. अब यहाँ पर ऐसा लिख रहा लगता कि शी सीम्ड सो ओल्ड, इतनी बूढ़ी दिख रही हैं कि वो पास्ट 20 ईयर्स से उनमें कोई चेंज दिखा नहीं है. दैट शी वाज एट द सेम एज. शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल. अब ये क्या बात हुई, यहाँ पे ऑथर क्या कह रहा है, शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी भी सुंदर नहीं थी लेकिन वो सुंदर थी. किस तरह से सुंदर थी देखते हैं. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beads of rosary. पहले इसके मीनिंग देख लेते हैं. क्या मीनिंग्स थे. हॉबल्ड का मतलब होता है कि पूरे घर में घूमना और एक स्ट्रेंज वे में घूमना, ठीक है. और यहाँ पे स्पॉटलेस वाइट का मतलब होता है कि उनके जो कपड़े होते थे वो बहुत ही साफ होते थे और वाइट कलर होते थे. स्टूप का मतलब होता है कि एक बॉडी का पार्ट आपका झुका हुआ जैसा होना, ठीक है. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दैट शी हॉबल्ड अबाउट द हाउसेस. शी वॉकड अराउंड द हाउस इन एन ऑकवर्ड वे. वो पूरे घर में बहुत ही ऑकवर्ड वे में घूमती थी और उनके वाइट क्लोथ्स पहने होते थे. और क्या होता था, जस्ट टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. रोजरी का मतलब होता है जिससे हम माला को जपते हैं, ठीक है. Her silver locks were scattered untightly over her pale, puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. Silver locks का मतलब है यहाँ पर hair. अब उनके जो हेयर थे वो बिल्कुल वाइट ग्रे हो चुके थे और वो उनके फेस पर हमेशा फैले हुए रहते थे. और उनका फेस कैसा था, पेल था, पकड़ था. पकड़ का मतलब होता है जस्ट कवर्ड into the wrinkles, ठीक है. और उनके प्रेयर कॉन्स्टेंटली मूव्ड होते थे प्रेयर में, जो कि हमें कभी सुनाई नहीं देती थी. yes she was beautiful. so इस तरह से वो कह रहा है ऑथर कि वो ब्यूटीफुल थी लेकिन not by the appearance but by the nature or but by her qualities. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. अब ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी. सेरेनिटी का मतलब होता है पीसफुल एंड काम. अब वो कह रहे हैं कि वो इतनी सुंदर दिखती थी जैसे कि एक विंटर लैंडस्केप की तरह. जब भी हम भी माउंटेन्स पर जाते हैं, वेन एवर वी गेट अ चांस टू विजिट टू माउंटेन्स, देन वी वॉन्ट मीन्स वी जस्ट विजिट देयर फॉर द काम एंड फॉर द पीस. तो उनकी अपीयरेंस से हमें ऐसा लगता था कि जैसे हमें कामनेस मिल रही है, प्योरिटी दिख रही है और सेटिस्फेक्शन दिख रहा है.
My grandmother and I were good friends. अब यहाँ से आपकी story start होती है. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate, which had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. See, this paragraph is very simple. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि now the story starts. Now, how do they become the good friends? Actually, what had happened, his parents left, they shifted to the city for some time. For some time, they had just left him with his grandmother. Mother. Clear? And now her routine started from there. The author used to wake him up early in the morning and get him ready for the school. And now, while just bathing and dressing up, and she continuously recites her morning prayers. Clear? And she also had a desire that he should also learn the prayer, but he is not interested to learn it by heart. But one, he had a desire just to listen her voice because it was a melodious voice. Clear? And then she prepared a wooden slate, clear, for him, and she also had a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar. And then she also carried the several stale chapatis with her for the village dogs. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside the reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time, the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. So now here, when they just went to the school, so the school was actually attached to the temple. Clear? And the priest was there to teach them the alphabets and the morning prayers. Clear? And the grandmother used to sit in the temple and just to read the scriptures. From here, we come to know that she was a religious lady. Clear? And now when they both had finished, they walked back together, and they used to feed the street dogs the chapatis. Clear? And they had seen the scene of the dogs. The dogs were growling and the fighting each other to get the chapatis. When my parents were comfortably settled in the city. Now, see, this is the first phase of their life where they had spent the time together in the village. The second phase started when my parents were comfortably settled in the city. They sent for us. That was the turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. Now the time has come when they just call them in the city. Clear? So that was a turning point in their
Next one. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. अब दो है veritable means क्या होता है? Just to describe something which is very interesting or unusual. और bedlam का मतलब है confusion.
Some came and perched on her legs, others on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. Now she started spending her afternoon in feeding the sparrows. अब वरांडा में बैठना, जस्ट ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू द क्रम्स, क्लियर, और hundreds of little birds collected round her and just came, some birds just came and perched on her legs. कुछ उनके shoulders पर बैठती थी, some even sat on her head. लेकिन she smiled, वो हमेशा स्माइल करती थी, बट नेवर शूड देम अवे, कभी उनको वहाँ से भगाती नहीं थी. तो जो उनका हैप्पीएस्ट हाफ आवर होता था डे का, वो सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सा हाफ आवर था, जो कि आफ्टरनून का, व्हेन शी यूज टू स्पेंड विद द स्पैरोज. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. अब वो टाइम आया जब मुझे फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना था. तो ग्रैंड मदर, मैं सोच रहा था कि ग्रैंड मदर बहुत ही अपसेट रहेंगी, और मुझे अब्रॉड 5 ईयर्स के लिए जाना था, और उनकी एज में कुछ कहना सही नहीं था. क्या कि शायद वो 5 ईयर्स के बाद आएँ तो वो शायद उनको दिखे भी ना. बट लेकिन शी वॉज देयर एट द रेलवे स्टेशन, क्लियर, वहाँ पर भी शी डिडंट टॉक और कोई भी इमोशन नहीं दिखा, यानी कि इट मीन्स शी वॉज अ बोल्ड लेडी, ठीक है. लेकिन उस दिन भी उनकी प्रेयर चल रही थी. शी वॉज लॉस्ट इन द प्रेयर. बट दैट वॉज नॉट सो. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words. And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. Frivolous rebukes का मतलब क्या होता है, जिसमें कि आप जो है उसको रिब्यूक्स कर रहे हैं, यानी कि आप उसको जो है डिसअप्रूवल दे रहे हैं कुछ समथिंग. और फ्रिवलेस का मीन्स है लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग्स. अब टाइम आया जब ऑथर 5 years के बाद घर आया. अब भी उसको अपनी ग्रैंड मदर दिखी और वो स्टेशन पर थी. उस दिन भी उसे उस प्रेयर की रिसाइटिंग सुनाई दी. लेकिन वो हैप्पीएस्ट मोमेंट जो कि उनका आफ्टरनून में रहता था स्पैरोज के साथ, आज भी वो ही था. मीन्स ही डिडंट फाइंड एनी चेंज इन हर एक्शंस. In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. For several hours, she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. She had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. अब थम्प्ड का मतलब होता है हिट करना. सैगिंग का मतलब होता है थोड़ा झुक कर उसको डेलिपेटेड करना. डेलिपेटेड मीन्स रूइन, जो फटा हुआ सा ड्रम था. यानी फर्स्ट टाइम वो इतनी एक्साइटेड थी, वो इतनी खुश थी कि उन्होंने क्या किया, उन्हें फर्स्ट टाइम इन द लाइफ शी स्किप्ड द प्रेयर. दूसरा काम उन्होंने क्या किया, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, और जोर से ओल्ड ड्रम लेकर आई और वहाँ पर गाने लगी. For several hours she thumped. बहुत घंटे तक वो ड्रम को बजाती रही और गाती रही. ऐसे गाती रही जैसे कोई वॉरियर. वॉरियर का मतलब क्या होता है कि जो लड़ाई जीत कर आए हैं. उनकी होम कमिंग में वो गाना गा रही थी. अब उनको बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेनिंग होने लगी. फिर अब मुझे याद आता है कि ऑथर को याद आ रहा है कि पहली बार उन्होंने अपनी लाइफ में प्रेयर नहीं करी. The next morning she was taken ill.
It was a mild fever, and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. The next morning, ओवर स्ट्रेनिंग की वजह से वो इल हुई, उन्हें हल्का सा बुखार आया. डॉक्टर ने कहा कि वो जल्दी ठीक होंगी, लेकिन द ग्रैंड मदर न्यू अबाउट हर दैट हर एंड वॉज नियर. उनका अब मतलब जो चैप्टर था लास्ट लाइफ का वो अब क्लोज होने लगा था. और उन्होंने पता था कि उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी प्रेयर को ओमिट किया, स्किप किया, लेकिन अब by laying on the bed, she didn't want to waste any more time. We protested, but she ignored our protest. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. हम समझाते रहे कि आप ऐसे मत करिए कि आप जल्दी रिकवर हो जाएंगी, बट शी न्यू दैट हर एंड वॉज नियर. हम ऐसे शी जस्ट लाइंग पीसफुली ऑन द बेड, सडनली व्हाट हैड हैपेंड, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, जो रोजरी थी उनके हाथ में फेल फ्रॉम हर फिंगर्स, और एक पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस. उनके फेस पर एक ऐसा मतलब पीसफुल पैलर जो है वो स्प्रेड हुआ, एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड. और ऐसा लग रहा था कि वो शायद इस दुनिया से जा चुकी हैं, दैट शी वॉज डेड. पैलर का मतलब होता है पेल अपीयरेंस. उनका जो फेस था वो बिल्कुल येलोइश कलर का हो चुका था. We lifted her off the bed and as is customary laid on her the ground and covered her with a red shroud. Shroud का मतलब होता है covering. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with the crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs, the way my grandmother used to, and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweepers swept the breadcrumbs into the dustbin. See, now she had died. They cover her dead body with a red shroud. Few hours of mourning. कुछ mourning का मतलब होता है शोक करना, ठीक है. अब उन्हें कुछ फ्यूनरल के अरेंजमेंट्स करने थे, तो उनकी डेड बॉडी अकेले रखी हुई थी वहाँ पर, और सन जो था वो रेडी टू सेट. और आपने देखा होगा जब सन सेट होता है तो उससे पहले गोल्डन लाइट करता है, तो उसके विंडो से गोल्डन लाइट उनके बॉडी पर पड़ रही थी. और उसी टाइम बर्ड्स स्पैरोज आई, लेकिन उन्हें विदाउट चर्पिंग दे सैट देयर. और मदर जो थी ऑथर की, वो शी ब्रॉट सम ब्रेड क्रम्स एंड थ्रू टू देम, बट दे डिडंट नोटिस ऑफ द ब्रेड. उन्होंने उसकी तरफ ब्रेड की तरफ देखा भी नहीं. एंड व्हेन दे वर कैरिंग द डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंड मदर, they flew away quietly. Next morning क्या हुआ, sweeper the breadcrumbs they collected and put it into the dustbin. So this is all about the